5 साल बाद चौहान इंडस्ट्रीज के भव्य कॉन्फ्रेंस रूम में उस वक्त सन्नाटा ऐसा था मानो वक्त भी थम गया हो। कमरे की दीवारों पर लगी मोटी शीशे की खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी छनकर अंदर आ रही थी और पूरे माहौल को एक ठंडी उदासी से भर रही थी। हर चेहरा गंभीर था, हर सांस दबे हुए तनाव में अटकी हुई लग रही थी। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक छोर पर मुख्य चेयर पर बैठा था रुद्रवीर चौहान, चौहान ग्रुप का सीईओ, एक नाम जो कभी जुनून और आग की पहचान था, आज पत्थर सी शांति में डूबा हुआ था। उसकी आंखें सीधे सामने लगे प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे वो वहां था भी और नहीं भी। उसके चेहरे पर न कोई शिकन, न कोई भावना, एकदम बेजान, जैसे भीतर कुछ टूट चुका हो। उसके आसपास बैठे सीनियर एम्प्लॉयज भी एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सबकी नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन ध्यान जैसे कहीं और भटक रहा हो। कुछ की उंगलियां टेबल पर दबे कांप रही थी, किसी की हथेलियां पसीने से भीगी थी। और रुद्रवीर, वो बस वहां बैठा था, कुर्सी की पीठ से टिककर, एकदम स्थिर। उसकी उंगलियां टेबल पर रखी फाइल के किनारे को धीरे धीरे सहला रही थी, मानो कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। उस कमरे में न कोई आवाज थी, न कोई शब्द, सिर्फ एक भारी खामोशी जो सबकी सांसों पर छाई हुई थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां एक शब्द भी बोल सके। रुद्रवीर चौहान का ऑरा ही कुछ ऐसा था, भारी, सख्त और अंदर तक कंपा देने वाला। उसकी मौजूदगी किसी तूफान के पहले की खामोशी जैसी थी, शांत मगर खतरनाक। हर कोई अपनी कुर्सी में सिमटा बैठा था, जैसे कोई भी हलचल उसे उसकी नजर का निशाना बना सकती थी। रुद्रवीर की आंखें अब भी उसी स्क्रीन पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए, जैसे वो किसी अदृश्य परछाई को घूर रहा हो। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन उस सख्ती के पीछे कोई गहरी बेचैनी भी छुपी थी, जो सिर्फ ध्यान से देखने पर ही महसूस हो सकती थी। उसका एक हाथ टेबल पर था, जहां उसकी लंबी उंगलियां एक मेटलिक पेन को लगातार घुमा रही थीं, एक आदत जो तब उभरती थी जब उसका दिमाग भीतर कुछ बड़ा तय कर रहा होता था। पेन की घुमावती आवाज कमरे के सन्नाटे में बिल्कुल अलग से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चेतावनी हो। यह मीटिंग सुबह से चल रही थी, 4 घंटे बीत चुके थे, पर किसी ने अब तक मीटिंग खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वक्त जैसे इस कमरे में रुक गया था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रवीर आखिर चाहता क्या है और ये खामोशी कब टूटेगी। हर सेकंड के साथ माहौल और ज्यादा बोझिल होता जा रहा था और सभी के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर आज रुद्रवीर क्या फैसला लेने वाला है। अचानक उस सुनसान से कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तेज मोबाइल की रिंगटोन गूंज उठी, एकदम चीरती हुई खामोशी को भेदती हुई। उस पल के लिए लगा जैसे किसी ने कमरे की रगों में दौड़ते तनाव को अचानक जिंदा कर दिया हो। रिंगटोन की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और हर एक इंसान के चेहरे का रंग मानो सफेद पड़ गया हो। सभी एम्प्लॉय अपनी कुर्सियों में एकदम चौंक कर बैठ गए। किसी की सांसें थम गई थी, किसी की उंगलियां टेबल की सतह पर अनायास ही कस गई थी। सबकी नजरें एक दूसरे की तरफ घूमने लगी, घबराई हुई, डरी हुई और सवालों से भरी। किसका है ये फोन? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मोबाइल को साइलेंट पर नहीं रखा? हर किसी के मन में यही सवाल था, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोबाइल की रिंग नहीं, बल्कि किसी की सजा का ऐलान हो। और रुद्रवीर, उसने धीरे से अपनी नजरें प्रोजेक्टर से हटाईं और बेहद ठंडे, पैनी निगाहों से पूरे कमरे में एक नजर घुमाई, जैसे शिकारी अपने शिकार को तलाश रहा हो। उसके चेहरे पर अब भी कोई स्पष्ट गुस्सा नहीं था, पर उसकी चुप्पी ही सबसे खतरनाक थी। कमरे का तापमान जैसे एकाएक गिर गया हो। उस एक रिंग ने पूरे माहौल को कंपा कर रख दिया था। अब सबकी धड़कनें एक ही बात पर अटकी थीं, क्या अब कोई तूफान आएगा? कि तभी
कमरे में सन्नाटे के बीच जैसे ही सभी की निगाहें एक दिशा में ठहरती हैं, सबकी नजरें रुद्रवीर चौहान के फोन की स्क्रीन पर जाकर रुक जाती हैं। टेबल पर रखा उसका फोन अब भी लगातार वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर एक नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था। अनजाना नहीं था वो नंबर, शायद कई सालों से उससे जुड़ा हुआ कोई नाम, कोई रिश्ता। रुद्रवीर की गहरी स्थिर आंखें अब उस स्क्रीन पर टिकी थी, बिना पलक झपकाए, जैसे वो उस नंबर से बाहर आती किसी पुरानी याद को देख रहा हो। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी हरकत हुई, एक ऐसा बदलाव जिसे हर कोई महसूस तो कर सकता था, लेकिन समझ नहीं सकता था। उसने एक लंबा सांस भरा और बिना किसी की तरफ देखे कॉल रिसीव कर ली। कमरे में अब सन्नाटा और भी घना हो गया था। फोन के दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सर, मैं बटलर बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, बहुत जरूरी। उसकी आवाज में सिर्फ घबराहट नहीं थी, एक अनकही डर, एक झिझक और किसी अनहोनी की आहट भी थी। रुद्रवीर की आंखें अचानक और गहरी हो गईं। उसने कुर्सी की पकड़ थोड़ी कस दी। पास बैठे कुछ एम्प्लॉयज ने सिर झुकाना शुरू कर दिया, मानो किसी बड़ी खबर का साया चारों तरफ फैल गया हो। किसी को नहीं पता था अब अगला पल क्या मोड़ ले आएगा, पर रुद्रवीर ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था, बस चुपचाप फोन को कान से लगाए बैठा था। कमरे में सबकी निगाहें अब भी उसी पर टिकी थी, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में खोया लग रहा था। दूसरी तरफ बटलर की घबराई हुई आवाज फिर उभरी। सर, वो लिटिल मास्टर। बस इतना सुनना था कि रुद्रवीर की नजरों में एक झटका सा आया। उसके चेहरे पर पहली बार डर की एक हल्की रेखा दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी आवाज कड़ी लेकिन बेचैन लहजे में भरी। क्या हुआ उसे? बटलर की आवाज और भी कांपने लगी, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। सर, वो अभी बाबा कहीं मिल नहीं रही हैं। हम उन्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं है। पूरा मेंशन छान मारा, हर कोना देख लिया, लेकिन उनका कहीं कोई अतापता नहीं है। एक पल को जैसे समय थम गया। रुद्रवीर का हाथ टेबल पर से फिसल गया। पेन उसकी उंगलियों से नीचे गिरकर जमीन से टकराया। टक टक। उसकी सांसें अब गहरी और अनियमित हो गई थी, जैसे दिल की धड़कनों ने अचानक तेज दौड़ लगानी शुरू कर दी हो। उसके आसपास बैठे लोगों ने पहली बार अपने बॉस की आंखों में वो डर देखा, जो शायद उसने खुद भी सालों से महसूस नहीं किया था। फोन की दूसरी तरफ अब भी बटलर की आवाज आ रही थी। सर, हम बाहर के गार्डन, स्विमिंग एरिया, यहाँ तक कि स्टाफ क्वार्टर्स तक देख चुके हैं, लेकिन वो कहीं नहीं है। और अब पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ रुद्रवीर की सांसों की आवाज गूंज रही थी, भारी, टूटी हुई और बेहद बेचैन। जैसे ही रुद्रवीर ने बटलर की बात सुनी, उसका चेहरा अचानक स्याह पड़ गया। उसकी आंखों में एक अनदेखा अंधकार उतर आया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से फट गया हो। उसने एक झटके में अपनी मुट्ठी भींच ली, इतनी कसकर कि उसके हाथों की हरी नसें उभर कर बाहर आ गईं और उंगलियों की जोड़ियां सफेद पड़ने लगीं। उसका जबड़ा भिंच गया और आंखों में ऐसी आग जल उठी जो किसी को भी राख कर सकती थी। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर एम्प्लॉय ने जब अपने बॉस के चेहरे की ओर देखा तो उनकी रूह तक कांप उठी। रुद्रवीर के चेहरे पर वो गुस्सा साफ नजर आ रहा था, खामोश मगर विनाशकारी। कुछ ने अपनी नजरें झुका ली, कुछ के गले से थूक तक नहीं निगला जा रहा था। एक दो तो डर के मारे कुर्सी के कोने में और ज्यादा सिमट गए। कमरे की हवा भारी हो गई थी, सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, जैसे ऑक्सीजन नहीं, डर घुला हो फिजाओं में। हर किसी की धड़कन तेज थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? रुद्रवीर अब भी बिल्कुल स्थिर बैठा था,
लेकिन उसके अंदर एक तूफान फटने को तैयार था। और सब जानते थे, जब ये आदमी उठता है कुछ न कुछ बर्बाद जरूर होता है। अचानक बिना एक शब्द बोले रुद्रवीर अपनी कुर्सी से उठा। उसकी हरकत इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि पास बैठे कुछ लोग एक पल को चौंक ही गए। उसका चेहरा अब भी उतना ही कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बिना किसी की ओर देखे भारी कदमों से कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसकी चाल में एक अजीब सी तल्खी थी, जैसे हर कदम जमीन को चीरता चला जा रहा हो। उसकी पॉकेट में पड़ा फोन अब भी उसके हाथ में था और उसकी उंगलियां उस पर कसकर जमी हुई थी। कमरे में मौजूद हर एम्प्लॉय अब भी स्तब्ध बैठा था। उनकी नजरों ने एक साथ उस भारी दरवाजे की ओर देखा जो रुद्रवीर के पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। एक पल की खामोशी के बाद रुद्रवीर के पास खड़ा उसका असिस्टेंट धीरे से आगे बढ़ा। उसने पूरे कमरे पर एक नजर डाली। सबकी आंखों में सवाल थे, डर था और बेचैनी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मीटिंग इज ओवर। कमरे में एक सरसराहट सी फैल गई। सभी एम्प्लॉय एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हैरान, उलझे हुए और थोड़ा डरे हुए भी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर रुद्रवीर चौहान मीटिंग बीच में छोड़ कर गया है तो बात बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी। अब सबका ध्यान मीटिंग के एजेंडा से हटकर उस एक बात पर टिक चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो रुद्रवीर चौहान को भी मीटिंग हॉल से उठा दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आते ही बाकी सभी एम्प्लॉइज भी धीमे धीमे अपनी कुर्सियों से उठने लगे। कोई बिना कुछ कहे अपनी फाइलें समेट रहा था, कोई कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर अब भी एक ही सवाल था जो जुबान तक नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर रुद्रवीर चौहान तेज और भारी कदमों से अपने केबिन से बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी, ठक ठक ठक, जैसे हर कदम के साथ उसके अंदर की बेचैनी और गुस्सा और गहरा होता जा रहा हो। बाहर की तरफ उसका ड्राइवर पहले से ही अलर्ट खड़ा था। काली एसयूवी चमकती हुई, इंजन चालू और दरवाजा खुला। रुद्रवीर बिना एक पल गवाए सीधे जाकर पीछे की सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही दरवाजा एक हल्की धड़क के साथ बंद हुआ। उसने एक क्षण को गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में लाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। फिर एक ठंडी, गंभीर आवाज में बोला, ओल्ड विला ले चलो अभी। ड्राइवर ने बिना सवाल किए फौरन गाड़ी को सड़क पर मोड़ दिया। टायर्स की हल्की चीख के साथ एसयूवी तेजी से ओल्ड विला की ओर बढ़ गई। रास्ते की हर रफ्तार इस बात की गवाही दे रही थी कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। कार के शीशों से गुजरते शहर के लाइट्स जैसे रुद्रवीर की उलझी सोच का आईना बन गए थे, अंधेरे और रोशनी के बीच डूबती उभरती एक बेचैन रफ्तार। यह ओल्ड विला कोई आम जगह नहीं थी, यही वो घर था जहां रुद्रवीर की दादी रहती थी। एक पुरानी राजसी हवेली जिसकी हर दीवार, हर कोना बीते कल की कहानियों से भरा था। करीब 20 मिनट बाद एसयूवी ने विला के पुराने फाटक के सामने ब्रेक लिया। बगल में खड़े भारी भरकम गेट्स अब भी उसी रौब से खड़े थे जैसे समय ने उन्हें छुआ तक नहीं हो। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ाकर भागता हुआ आया और रियर डोर खोलते हुए एक और रिस्पेक्टफुली खड़ा हो गया। रुद्रवीर बिना एक पल गवाए गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसकी चाल में अब और भी तेजी आ गई थी, जैसे हर बीतता सेकंड उसकी बेचैनी को और गहरा कर रहा हो। पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह भारी दरवाजे को पार कर अंदर हॉल में दाखिल हुआ। विला के अंदर का सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। हॉल के बीचों बीच एक ऊंची और आरामदायक चेयर पर रुद्रवीर की दादी बैठी थी। उम्र भले ही उनके बालों में उतर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही गरिमा और गहराई थी जो एक दौर में पूरे चौहान खानदान को संभालती थी।
वहीं पास में एक मेड खड़ी थी जो दादी जी से धीरे धीरे कुछ डिस्कस कर रही थी, शायद दवाइयों या घर के कामों को लेकर। जैसे ही रुद्रवीर हॉल में दाखिल हुआ, दादी की नजर सीधा उस पर पड़ी। उनके चेहरे पर पहले हल्की हैरानी उभरी, फिर चिंता। उन्होंने मेड की बात अधूरी छोड़ दी और उठने की कोशिश की। रुद्र, तू इस वक्त सब ठीक है ना बेटा? रुद्रवीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें तेज थी और आंखें बार बार पूरे हॉल को जैसे किसी को ढूंढने की कोशिश में घुमा रही थी। दादी, क्या अभी यहाँ आया था? रुद्रवीर ने अचानक पूछ लिया। उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। दादी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे ये सवाल उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नहीं बेटा, अभी तो यहाँ नहीं आया, दादी ने नरम स्वर में जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की घबराहट तैर गई। रुद्रवीर का दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। उसने तुरंत सर्वेंट को बुलाकर आदेश दिया, पूरे विला को चप्पा चप्पा छान डालो, अभी कहीं भी हो सकता है। सर्वेंट ने सिर हिलाया और भागते हुए बाकी स्टाफ को बुला लाया। पूरे विला में हलचल मच गई। हर कमरा, हर कोना, हर दरवाजा, सब कुछ चेक किया गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब रुद्रवीर की सांसें तेज चलने लगी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। आखिर वो है कहाँ? ये सवाल उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभने लगा। डर उसके सीने में घुलता जा रहा था, कहीं अभी किसी मुश्किल में तो नहीं। और इसी डर के साथ साथ एक अनदेखे गुस्से की लपट भी अंदर ही अंदर उठने लगी। जिसने भी अभी को इस तरह गायब किया है, वो मेरी नजर से बच नहीं सकता। रुद्रवीर की आंखों में अब चिंता से ज्यादा गुस्सा भड़क उठा था। एक बाप की बेबसी और एक तूफान से पहले की खामोशी। वो बिना एक पल गवाए तेजी से अपना फोन निकालता है और कांपते हाथों से मायरा का नंबर डायल करता है। फोन की स्क्रीन पर रिंग बजती रही और रुद्रवीर की धड़कनों की रफ्तार हर सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी सी खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। हेलो बेबी, तुमने कॉल किया? ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। बोलो ना, क्या हुआ? मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? लेकिन मायरा की ये बेपरवाह खिलखिलाती आवाज रुद्रवीर को और तिलमिला गई। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां जलने लगी। हेल्प? रुद्रवीर की आवाज में अब कंपन था, गुस्से और डर का मिलाजुला तूफान। मायरा, तुमसे ज्यादा बेपरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक माँ हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बेटा अभी मेंशन से गायब हो गया है? मायरा की हंसी वहीं थम गई। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन रुद्रवीर नहीं रुका। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक माँ होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? और बाय द वे, तुम अभी हो कहाँ? रुद्रवीर की आंखों में अब चिंता साफ झलक रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज चल रही थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अभी कहाँ है? जैसे ही मायरा ने ये सुना कि अभी गायब हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, वो मैं तो बस बाहर आई थी, पार्लर के लिए। असल में आज शाम को मेरी एक फ्रेंड की पार्टी है और मुझे वहाँ। उसके शब्द अब तक अधूरे ही थे कि कॉल कट हो चुका था। रुद्रवीर ने बिना एक पल गवाए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा ही नहीं, डर और बेचैनी का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। दादी, जो अब तक रुद्रवीर के पास ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी, धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए रूखे स्वर में कहा, बेटा, मैंने तो शुरू से ही कहा था, ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने बेटे के लिए माँ के नाम पर बस यही मिल गई थी। रुद्रवीर ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके चेहरे की सख्ती और दिल की टूटन एक साथ झलक रही थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया था। बस एक पिता की बेचैन सांसों की आवाज और दादी के दर्दभरे शब्द गूंज रहे थे। रुद्रवीर ने दादी की तरफ गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्से की मिलीजुली झलक थी। फिर बोला, दादी प्लीज, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। पहले हमें अभी को ढूंढना होगा। उसका पता लगाना मेरे लिए सबसे जरूरी है। और जहां तक मायरा की बात है, चाहे जैसी भी हो, वो अभी की बायोलॉजिकल मदर है और अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। दादी ने गुस्से में सांस भरी और सख्त आवाज में कहा, यही तो कह रही हूँ बेटा, इसी दिन के लिए मना कर रही थी मैं, पर तुझे तो जैसे मोह पड़ा था उस लड़की का। देख लिया न नतीजा। अब भी वक्त है। एक अच्छी समझदार बहू लाकर अपने बेटे को एक माँ की ममता दे। पर तू तो जैसे उस डायन के पीछे अंधा हो गया था। रुद्रवीर ने दादी की बात अनसुनी कर दी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। आंखों में चिंता की परछाई थी। वो बिना कुछ बोले तेजी से विला के बाहर निकला। उसका हर कदम जैसे धरती को हिला रहा हो। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर की तरफ देखा और झल्लाते हुए बोला, तुरंत शहर के हर कोने में सर्च शुरू करो। मॉल, पार्क, मेला, हर जगह। मेरे बेटे की एक झलक भी मिली तो मुझे तुरंत बताओ। मुझे मेरा अभी सही सलामत चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसके शब्दों में एक बाप की तड़प, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। कार की रफ्तार जितनी तेज हो रही थी, उतनी ही रुद्रवीर की धड़कनें भी। रुद्रवीर का आदेश मिलते ही उसके सारे आदमी हरकत में आ गए। किसी ने शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, तो कोई हॉस्पिटल्स और चाइल्ड केयर होम्स में पूछताछ करने निकल पड़ा। विला के बाहर तेज भागती गाड़ियों की आवाजें उस बेचैनी को बयान कर रही थी जो रुद्रवीर के दिल में उफान पर थी। इसी बेचैनी के माहौल से दूर दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक लग्जरी इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग हुई। पैसेंजर्स की भीड़ में से एक लड़की बाहर निकली, करीब 25 से 26 साल की, बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट। उसने ग्रे कलर का क्लासी बिजनेस सूट पहन रखा था। उसकी चाल में एक प्रोफेशनल एलिगेंस थी। उसके कंधे पर टंगा महंगा ब्रांडेड बैग उसकी लाइफस्टाइल की झलक दे रहा था। चेहरा मास्क से ढका था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी, गहरी और चमकदार, जैसे कोई अधूरी कहानी कह रही थी। वो जैसे ही बाहर निकलकर टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगी, तभी अचानक दो छोटे बच्चे उसके पास आकर रुक गए। उनमें से एक बच्चा उसके पर्स की स्ट्रैप को पकड़ने लगा और दूसरा उसकी आंखों में मासूमियत से देखता रहा। वो पल एकदम थमसा गया। लड़की की आंखों में अचानक एक नरमी उतर आई। उसने झुककर प्यार से दोनों बच्चों की उंगलियां थामी, जैसे कोई भूला बिसरा रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। उसकी हथेलियों में हल्की थरथराहट थी, पर उसकी मुस्कान में सुकून था। एलिश, आयरा, सुनो ध्यान से। उस लड़की ने रुककर गहरी सांस ली, फिर झुककर बच्चों की आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, यहाँ पर बिल्कुल भी शैतानी नहीं करोगे, समझे? वरना मम्मा तुम्हें वापस लंदन भेज देगी, सीधा नानी के पास। माँ की डांट सुनकर दोनों बच्चे कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे, फिर एक साथ मासूमियत से बोले, मम्मा, हम तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते। हम तो कितने शांत रहते हैं ना। आपकी सारी बातें मानते हैं। उनकी भोली बातों पर उस लड़की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, पर उसने उसे छुपाते हुए हल्की आंखें छोटी कर ली और गहरी नजरों से उन्हें घूरते हुए बोली, हाँ हाँ, बहुत मासूम बनते हो तुम दोनों, मैं सब जानती हूँ। फिर भी अपने बच्चों की नटखट मासूमियत पर उसका दिल पिघल गया।
उसने बिना कुछ बोले उनके सिर पर हल्के से हाथ फेरा और फिर दोनों की उंगलियां थामकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। एयरपोर्ट की चहल पहल के बीच तीनों की परछाई जमीन पर एक साथ चल रही थी, जैसे एक अधूरी कहानी फिर से अपनी शुरुआत करने जा रही हो। अभी उस लड़की ने मुश्किल से एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वो वहीं ठिठक गई और हल्के से सांस लेते हुए अपने ब्रांडेड हैंडबैग से फोन निकालने लगी। उसके लंबे पतले उंगलियां जब मोबाइल स्क्रीन पर गईं, तो उसकी पलकों की धीमी झपक में थकान साफ झलक रही थी। कॉल रिसीव करते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। हेलो, उसकी आवाज में एक खास सुकून और नरमी थी। दूसरी तरफ से एक लड़के की उत्साही आवाज आई, तो तुम लोग वहां पहुंच गए? वो लड़की बेहद सौम्य लहजे में बोली, यस, हम अभी अभी लैंड हुए हैं। उधर से तुरंत सवाल आया, और मेरे चैंप और प्रिंसेस ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने हल्के से सिर मोड़कर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा। एलिश और आयरा अब मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी मम्मा को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी शरारतों का कोई सबूत ही न हो। उसने फोन पर थोड़ी देर चुप रहकर धीमे से कहा, तुम्हारे चैंप और प्रिंसेस तो बिल्कुल फरिश्ते हैं। पर उसकी आंखों की कोरों में छिपी सच्चाई गवाही दे रही थी कि फ्लाइट के दौरान क्या क्या नहीं सहा उसने। फिर वो लड़की फोन पर हल्की सी सांस भरते हुए धीमे लेकिन सधे हुए लहजे में बोली, तुम्हारे चैंप और प्रिंसेस कैसे हैं ये तुम खुद बहुत अच्छे से जानते हो। क्या अब भी मुझे बताने की जरूरत है? उसकी आवाज में हल्का सा थकान पर प्यार से भरा तन साफ झलक रहा था। फोन के दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी आई। ठीक है, अपना और मेरे चैंप और प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखना। इस पर लड़की के होंठों पर एक फीकी लेकिन प्यारी सी मुस्कान आई। हम होके कहकर उसने कॉल कट कर दिया। जैसे ही उसने फोन अपनी बैग में रखा, उसकी नजरें बच्चों की ओर गईं। दोनों गोलमटोल आंखों से मासूमियत से उसे निहार रहे थे, जैसे सब सुन चुके हों। उनकी मासूम आंखों में एक जिज्ञासा थी, ममा ने क्या बात की, और साथ ही एक शरारती चमक भी, हमने क्या किया। लड़की एक पल को ठिठकी, फिर हल्के से मुस्कुराई और धीरे से दोनों के नन्हे हाथों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। चलो, उसने प्यार से कहा। फिर वो अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट की भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ गई। हर कदम के साथ दिल में कुछ पुरानी यादें और नई जिम्मेदारियां साथ लिए। वहीं पीछे से एक लड़की तेज कदमों से भागती हुई उनके पीछे आ रही थी। उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था, जिसे वो संभालते हुए बार बार फिसलती हुई जमीन पर रोक रही थी। वो भी बेहद खूबसूरत थी। उसके ब्लैक फिटेड पैंट्स और हल्की सी इनकी हुई व्हाइट फॉर्मल शर्ट में उसकी पर्सनालिटी अलग ही निखर कर आ रही थी। उसके कंधों से थोड़े नीचे तक आते बालों को उसने एक सलीकेदार पोनीटेल में बांधा हुआ था, जो भागते वक्त हल्के हल्के लहराते जा रहे थे। उसके चेहरे पर लगा हल्का सा मेकअप उसकी मासूमियत और नरमी को और भी ज्यादा उभार रहा था, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट मीटिंग से नहीं बल्कि किसी फिल्म के सीन से निकली हो। उसकी सांसें तेज थीं, पर चेहरा अब भी सधा हुआ था, क्योंकि वो लड़की असल में उस बड़ी लड़की की असिस्टेंट थी, उसकी परछाई की तरह हर पल उसके साथ रहने वाली। एयरपोर्ट की तेज रोशनी और आती जाती उड़ानों के शोर के बीच भी जैसे वहां मौजूद हर इंसान की नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक गई थी। वो दोनों छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जैसे किसी फिल्म के सीन से बाहर निकले हो। इतने मासूम, इतने खूबसूरत कि हर गुजरने वाला इंसान बस एक पल के लिए रुककर उन्हें देखने पर मजबूर हो जाए। लोगों की बातचीत कानों में धीमे धीमे गूंज रही थी। इतने क्यूट बच्चे हैं, देखो ना जरा, जैसे बार्बी और केन हो। काश हमारे भी बच्चे ऐसे होते। इतनी इनोसेंस, इतनी क्लास। लेकिन किसी को क्या पता कि दिखने में इतने परफेक्ट लगने वाले इन बच्चों की हकीकत क्या है।
वो मासूम मुस्कानें, क्या सच में वो मुस्कुराहटें दिल से आती हैं? या फिर उनके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिनकी परछाइयां भी दिल दहला दे? लड़के ने इस वक्त एक सफेद शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा था और ब्लैक जीन्स के साथ उसका लुक किसी यंग मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों पर एक स्टाइलिश गॉगल्स थे जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर पर्सनालिटी को जाहिर कर रहे थे। वहीं उस छोटी सी बच्ची ने क्रॉप टॉप और ट्रेंडी पैंट पहन रखी थी, बाल हल्के खुले हुए और उसकी आंखों पर भी छोटे छोटे गॉगल्स। वो दोनों किसी रिच फैमिली से नहीं, एक रहस्यमय कहानी से लग रहे थे। उन बच्चों की चाल, उनकी मौजूदगी, उनका एक दूसरे की तरफ देखना, सब कुछ किसी अनकही सच्चाई का हिस्सा लग रहा था। वो मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही लिखा था, कुछ ऐसा जो शायद बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। कहानी में आगे क्या होगा? क्या वाकई ये बच्चे उतने मासूम हैं जितने दिखते हैं, या फिर उनके पीछे छुपी है एक ऐसी शैडो ट्रूथ जो सबको चौंका देगी? जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रूथ का अगला एपिसोड, जहां हर परछाई एक नई कहानी कहती है।